हाय आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे क्लियोपैट्रा दी सेवन की, जिसे आमतौर पर क्लियोपैट्रा के नाम से जाना जाता है, जो लास्ट एक्टिव रूलर थी टॉलमी किंगडम ऑफ इजिप्ट की। वो अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कौशल के साथ साथ अपने रिश्तों यानी कि जूलियस सीजर की प्रेमिका और बाद में मार्क एंटनी की पत्नी के रूप में काफी ज्यादा फेमस हुई। तो चलिए बात करते हैं बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में। क्लियोपैट्रा का जन्म 69 BCE में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, जो टॉलमिक किंगडम की राजधानी थी। वैसे टॉलमिक डायनेस्टी इजिप्शियन मूल का ना होकर के मैसेडोनियन ग्रीक मूल का था, जिसे सिकंदर महान के सेनापति टॉलमी दी फर्स्ट सोटर ने सिकंदर की मृत्यु के बाद स्थापित किया था। वहीं क्लियोपैट्रा दी सेवन के पिता टॉलमी दी 12 थे और उनकी मां की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि टॉलमी दी 12 की कई पत्नियां थी और आमतौर पर यह माना जाता है कि क्लियोपैट्रा की मां संभवतः क्लियोपैट्रा दी 5 टाइफेना थी, जो शायद टॉलमी दी 12 की बहन या चचेरी बहन रही होगी। हालांकि अभिलेखों की कमी के कारण क्लियोपैट्रा की मां की सटीक पहचान कुछ हद तक अस्पष्ट बनी हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लियोपैट्रा कैसे एक राजकुमारी से इजिप्ट के महान शासक बनने तक का सफर तय किया। बात है 51 BCE की, जब क्लियोपैट्रा के पिता टॉलमी दी 12 की मृत्यु हो गई और उनके द्वारा छोड़ी गई वसीयत के अनुसार क्लियोपैट्रा दी 7 और उसके छोटे भाई टॉलमी दी 13 को सह शासक के रूप में संयुक्त रूप से शासन करने का अधिकार दिया गया था, जिसके वजह से 51 BCE में ही क्लियोपैट्रा ने अपने 8 साल छोटे भाई टॉलमी दी 13 से विवाह की। और उस टाइम पर क्लियोपैट्रा 18 साल की थी और टॉलमी दी 13 10 साल का। यह विवाह मिस्र के रीति रिवाजों के अनुसार था, जिसका उद्देश्य उनके शासन को मजबूत करना और राजवंशीय वंश को बनाए रखना था। हालांकि उनके रिश्ते जल्द ही खराब हो गए, क्योंकि क्लियोपैट्रा बड़ी और अधिक अनुभवी होने के कारण अपने अधिकार का दावा करने और स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश करती थी, जिससे उनके बीच गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण 48 BCE में क्लियोपैट्रा को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और वह मजबूर होकर सीरिया भाग गई, जहां उसने अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सेना जुटाना शुरू कर दी। पर फिर भी उसकी सेना उतनी बड़ी नहीं हुई थी जो उसे इजिप्ट के सिंहासन को हासिल करने में मदद करे। बट संयोगवश 48 BCE में ही एक और घटना इसके साथ घट रही थी, यानी मैं बात कर रहा हूँ पोम्पी दी ग्रेट की, जो एक प्रमुख रोमन सैन्य और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने रोमन गणराज्य के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह शुरू से जूलियस सीजर के सहयोगी थे, लेकिन बाद में विरोधी बन गए, जिसके चलते दोनों के बीच 48 BCE में फार्सलस की लड़ाई हुई, जिसमें पोम्पई पराजित होने के बाद भागकर मिस्र में शरण ले लिया। और टॉलमी दी 13 और उनके सलाहकारों ने शुरू में यह सोचकर पोम्पी को शरण दे दिया कि इससे वे रोमन सीनेटरों का पक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी भी पोम्पी का समर्थक है। यानी पोम्पी का समर्थन करने से संभवतः रोमन समर्थन प्राप्त करके मिस्र में टॉलमी की स्थिति को स्थिर किया जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे क्लियोपैट्रा से झगड़े के बाद इजिप्ट का शासन मानो अस्थिर हो चुका था और टॉलमी दी 13 अभी भी एक परिपक्व राजा नहीं बन पाया था, क्योंकि उसकी उम्र अभी भी काफी कम थी और वो सलाहकारों की बातों पे काफी हद तक निर्भर रहता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि टॉलमी दी 13 ने अपने सलाहकारों के पुनः कहने पर पोम्पी को धोखा देने का फैसला लिया। शायद बाद में उनके सलाहकारों को ये लगा कि पोम्पी से अच्छा विकल्प जूलियस सीजर रहेगा, जो उस टाइम पर एक पावरफुल इंसान था। इन सब बातों को देखते हुए सलाहकारों ने टॉलमी दी 13 से 28 सितंबर 48 BCE को पोम्पी की हत्या का आदेश दिलवा दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पोम्पी का सिर सीजर को पेश करने से उनका समर्थन टॉलमी दी 13 को मिल जाएगा। यानी उन्होंने इसे सीजर के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करने के तरीके के रूप में देखा, जो रोमन में प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर रहा था। लेकिन यह निर्णय गलत साबित हुआ। सीजर का पक्ष प्राप्त करने के बजाय उन्होंने उसे नाराज कर दिया, क्योंकि पोम्पी रोमन वाणिज्य दूत और रोमन गणराज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अपने राजनीतिक और सैन्य संघर्ष के बावजूद सीजर रोमन परंपराओं और अपने साथी रोमन की गरिमा का सम्मान करता था। यानी जूलियस सीजर ने विदेशियों द्वारा एक रोमन रईस की हत्या को एक अपमानजनक कृत्य के रूप में देखा और सीजर वैसे भी पोम्पी की खोज में अलेक्जेंड्रिया तक पहुंच चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है क्लियोपैट्रा की, यानी पोम्पी की हत्या पर टॉलमी दी 13 के साथ सीजर की नाराजगी को समझते हुए क्लियोपैट्रा ने संभवतः इसे सीजर का पक्ष जीतने के अवसर के रूप में देखा। वो समझती थी कि सीजर के साथ गठबंधन करने से उसे अपने भाई को हराने और अपने शासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिल सकता है। तब क्लियोपैट्रा ने एक प्लान बनाया। उसने एक वफादार नौकर की मदद ली और वो नौकर खुद को एक व्यापारी बताकर अपनी मालकिन को एक कालीन में लपेटे हुए अपने कंधे पर डाल और रोमन जनरल के दल के बीचों बीच साहस पूर्वक आगे बढ़ा और सीजर के कमरे में जा पहुंचा। कल्पना कीजिए सीजर के चेहरे पर उस समय क्या भाव रहे होंगे जब कालीन को खोला गया होगा और मिस्र की एक खूबसूरत रानी उससे बाहर निकली होगी। हालांकि उसकी इस तरीके से वहां पहुंचने, यानी उसके इंटेलिजेंस और आकर्षक दिखने की वजह से सीजर ने सिंहासन पर उसके दावे का समर्थन करने का फैसला किया, जिसके बाद सीजर के समर्थन से क्लियोपैट्रा ने अलेक्जेंड्रिया के युद्ध में टॉलमी दी 13 का सामना किया। संघर्ष नील नदी की लड़ाई में जाकर के समाप्त हुआ, जहां सीजर की सेना ने टॉलमी दी 13 को हरा दिया और भागने की कोशिश करते हुए टॉलमी दी 13 नील नदी में डूबकर मारा गया। तब जाके क्लियोपैट्रा को मिस्र का सिंहासन मिला। बट फिर भी शासन को मजबूत करने के लिए उसने टॉलमिक राजवंश के रीति रिवाज के अनुसार अपने एक छोटे भाई टॉलमी दी
14 से शादी की जब वो 12 साल का था और क्लियोपेट्रा 22 साल की। हालांकि क्लियोपेट्रा ने कुछ समय बाद ही अपने इस हस्बैंड या भाई जो कह लो उसे मरवा दिया। इसके पीछे एक अलग ही कहानी थी। यानी जब 21 साल के एज में क्लियोपेट्रा अलेक्जेंड्रिया में फर्स्ट टाइम 52 इयर्स के जूलियस सीजर से मिली थी, तभी उसके रिश्ते ने एक राजनीतिक और रोमांटिक दोनों गठबंधनों को जन्म दे दिया था। और इन्हीं रोमांटिक रिश्तों की वजह से क्लियोपेट्रा ने टॉलमी 14 से शादी करने के 6 मंथ बाद ही यानी कि 47 BCE में एक बेटे को जन्म दिया जिसे सिरेजियन के नाम से जाना गया, क्योंकि वो जूलियस सीजर का ही बेटा था। और जब ये 3 साल का हुआ तो क्लियोपेट्रा ने अपने बेटे सिरेजियन को अपना सहशासक बनाने के लिए टॉलमी 14 यानी कि अपने पति या भाई को मरवा दिया। हालांकि एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि टॉलमी 14 से पहले कुछ रोमन सीनेटरों द्वारा सीजर की हत्या कर दी गई थी। अब कहानी में एंट्री होती है मार्क एंटनी की। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की प्रेम कहानी जूलियस सीजर की हत्या के बाद शुरू हुई। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा ने अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने और मिस्र की रक्षा करने के लिए रोम के साथ गठबंधन की मांग की। वो 41 BCE में टार्सस यानी कि आधुनिक तुर्की में रोम के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक मार्क एंटनी से मिली। क्लियोपेट्रा गॉडेस ऑफ लव यानी कि ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट की पोशाक पहनकर एक सोने की नाव पर सवार होकर के वहां आई थी, जिसने अपने करिश्मे और बुद्धिमत्ता से एंटनी को मोहित कर लिया। इस टाइम पे क्लियोपेट्रा की एज 28 इयर्स थी और मार्क एंटनी की 52। साथ ही उनका रिश्ता जल्द ही एक भावुक रोमांस में बदल गया। एंटनी जो पहले से ही क्लियोपेट्रा के आकर्षण और राजनीतिक कौशल से प्रभावित थे, वो भावनात्मक और रणनीतिक दोनों तरह से उसकी ओर आकर्षित हुए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। क्लियोपेट्रा से मिलने से पहले एंटनी की शादी रोम की एक शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली महिला फुलिविया से हुई थी। फुलिविया की मृत्यु 40 BCE में हो गई। इसके कारण एंटनी ने 40 BCE में ही एक राजनीतिक गठबंधन के हिस्से के रूप में ऑक्टेवियन यानी भविष्य के सम्राट ऑगस्टस की बहन ऑक्टेविया से शादी की। ऑक्टेविया से शादी के बावजूद एंटनी का क्लियोपेट्रा के साथ रिश्ता मजबूत होता चला गया। उन्होंने उसके साथ अलेक्जेंड्रिया में काफी समय बिताया और उसके 3 बच्चे हुए, अलेक्जेंडर होलियोस, क्लियोपेट्रा सेलेन सेकेंड और टॉलमी फिलाडेल्फस। क्लियोपेट्रा के साथ एंटनी का गठबंधन रोमांटिक और राजनीतिक दोनों था, जिसका उद्देश्य रोम में ऑक्टेवियन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए शक्ति और संसाधनों को मजबूत करना था। बट यहाँ पर एक और गलती मार्क एंटनी से होती चली गई कि वो ऑक्टेवियन यानी ऑगस्टस के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना लिए। और इससे भी बड़ी गलती उनसे तब हुई जब 32 BCE में उन्होंने ऑक्टेविया को तलाक दे दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। 30 BCE के आसपास ऑक्टेवियन बदला लेने अपनी सेना के साथ अलेक्जेंड्रिया शहर के पास पहुंच चुका था। इसी बीच एंटनी को झूठी खबर मिली कि क्लियोपेट्रा पहले ही मर चुकी है। व्याकुल होकर उसने खुद को चाकू मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वह शुरुआती घाव से बच गया और बाद में उसके नौकर ने उसे ढूंढकर क्लियोपेट्रा की समाधि पर लाया, जहां क्लियोपेट्रा के बाहों में वो मर गया। और एंटनी के मौत के बाद ऑक्टेवियन के हाथों पकड़े जाने की वजह से क्लियोपेट्रा ने एक जहरीले सांप को खुद को डसने देकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि सटीक तरीका अभी भी विवादित है। कुछ खातों से पता चलता है कि उसने जहर के मिश्रण का इस्तेमाल किया था खुद को मारने के लिए। हालांकि इन सब कहानी को जानने के बाद एक ही चीज समझ में आती है, क्लियोपेट्रा दी 7 के विवाह और गठबंधन उसकी शक्ति को बनाए रखने और स्थिति को मजबूत करने के लिए उसकी राजनीतिक रणनीतियों के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। अपने भाइयों जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ उनके रिश्ते मिस्र पर शासन करने और अपने समय के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के उसके प्रयासों में महत्वपूर्ण थे। क्लियोपेट्रा एक अस्थायी साजिश की शख्सियत बनी हुई है, जो अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कौशल और नाटकीय जीवन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इनसे जुड़ी कहानियों को एक वीडियो के अंदर में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।